ओके, सो हम लोग जरा डिस्कशन कर रहे थे ईआईसी एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन की इन द लास्ट क्लास, तुम लोग को याद होगा। ठीक है। और ईआईसी और ब्रिटिश एक्सपेंशन ये हमारा सेक्शन 1 का चैप्टर 3 है। ठीक है, ये मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ दैट दिस इज चैप्टर 3 ऑफ सेक्शन 1। अच्छा, हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस कर लिया था इन द प्रीवियस लेक्चर्स, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाई वाज ईआईसी इंटरेस्टेड इन इंडिया, EIC's इंटरेस्ट इन इंडिया। हमने इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे फॉर 7 मार्क्स। सेकेंडली हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था फॉर अ 4 मार्क क्वेश्चन, इवेंट ऑफ ब्लैक होल। ये हमने डिस्कस किया था फॉर 4 मार्क्स। सिमिलरली हमने एक और इवेंट डिस्कस किया था, और वो कौन सा था? बैटल ऑफ प्लासे। बैटल ऑफ प्लासे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर 4 मार्क्स। ठीक है। तो हम लोगों ने ईआईसी एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन में ये 3 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है। चलो, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने न्यू टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने आप लोग को एक समरी दे दी है व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। हमने ईआईसीज इंटरेस्ट इन इंडिया डिस्कस कर लिया था, हमने इवेंट ऑफ ब्लैक होल डिस्कस कर लिया था इफ यू पीपल रिमेम्बर्ड, और हमने बैटल ऑफ प्लासे डिस्कस कर लिया था। ठीक है। और इसकी मैंने रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो यूट्यूब के अपने चैनल पे अपलोड कर दी थी, तुम लोग इसकी रिकॉर्डिंग्स इन इवेंट्स की यूट्यूब पे जाके गो थ्रू कर सकते हो। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ वो कौन सा टॉपिक है, उसको हम जरा देखते हैं। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर बैटल। हम लोग एक और बैटल डिस्कस करेंगे, और अगर तुम उस बैटल का नाम देखो वो है बैटल ऑफ बुक्सर। प्रायर टू बैटल ऑफ बुक्सर मैंने तुम लोग के साथ कौन सी बैटल डिस्कस करी थी? तुम लोग जल्दी से मुझे एक रीकैप दे सकते हो ऑन द चैट बॉक्स। हम लोगों ने बैटल ऑफ बुक्सर से पहले कौन सी बैटल लास्ट में डिस्कस करी थी इन द प्रीवियस लेक्चर? आई एम आस्किंग ऑल द स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड प्लीज। वी हैव डिस्कस्ड बैटल ऑफ प्लासे, वेरी गुड। बैटल ऑफ प्लासे किन दो पार्टीज के बीच में हुई थी? हु वर द ओपोनेंट्स इन बैटल ऑफ प्लासे? On one side, it was Sirajuddaulah, who was the Nawab of Bengal, versus Robert Clive, who was the commander of East India Company, isn't it? हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासे में डिस्कस किया था। अच्छा, तुम लोगों को ये भी याद होगा कि बैटल ऑफ प्लासे में हु सपोर्टेड रॉबर्ट क्लाइव इन दिस अचीवमेंट? किसने रॉबर्ट क्लाइव को हेल्प किया था? मीर जाफर, वेरी गुड। मीर जाफर सपोर्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लासे, and because of the support of मीर जाफर EIC got success against सिराजुद्दौला। अच्छा, तुम लोग को ये भी याद होगा इन द बैटल ऑफ प्लासे, इफ यू पीपल रिमेम्बर्ड, तुम लोग को ये भी याद होगा, आई होप सो, कि बैटल ऑफ प्लासे जब एंड हुई एंड सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड, तो सिराजुद्दौला की जगह ब्रिटिश ने किसको न्यू नवाब बनाया था बंगाल का? मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर से रॉबर्ट क्लाइव ने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम हमारा साथ दोगे अगेंस्ट सिराजुद्दौला तो मैं तुम्हें न्यू नवाब बना दूंगा। अच्छा, अब देखो कहानी किस तरीके से चल रही है, इसको जरा आप लोगों ने गौर से समझना है क्विकली, ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊं। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासे, सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड। सिराजुद्दौला की जगह ब्रिटिश ने न्यू नवाब बनाया मीर जाफर को, एंड मीर जाफर वॉज द पपेट ऑफ EIC। सही है। अच्छा, अब क्या होता है, मीर जाफर बंगाल का न्यू नवाब बन जाता है। मीर जाफर की डेथ के बाद कुछ स्टोरीज में आया है कि मीर जाफर को बंगाल के लोगों ने मार दिया था बिकॉज ही वॉज द पपेट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो बंगाली लोग थे वो अगेंस्ट हो गए थे मीर जाफर के।
तो मीर जाफर की डेथ के बाद मीर कासिम बिकेम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। तो तुम लोग अगर ये चेन देखो, सिराजुद्दौला वॉज द इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासे बिकॉज ऑफ द बिट्रेयल ऑफ मीर जाफर। ब्रिटिश ने मीर जाफर को न्यू नवाब बना दिया बंगाल का। मीर जाफर वॉज किल्ड बाय हिज ओन पीपल, एंड आफ्टर मीर जाफर मीर कासिम बिकेम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। इनिशियली, ये याद रखना, मीर कासिम वॉज ऑल्सो अ पपेट ऑफ ईआईसी। मीर कासिम भी ईआईसी का पपेट था। बट लेटर ऑन मीर कासिम डिसाइडेड टू रेजिस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। मीर कासिम ने डिसाइड किया कि यार मैं ब्रिटिश का पपेट बना हुआ हूं और मेरे लोग मेरे अगेंस्ट हो रहे हैं। तो फिर मीर कासिम ने फाइनली डिसाइड किया कि वो रेजिस्ट करेगा ब्रिटिश को। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इधर तक आप सबको बात समझ में आ रही है? ये जो नवाब्स थे बंगाल के, ये किस तरीके से, कौन गया कौन आया, ये सबको समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम, ऑल्दो ही वॉज द पपेट of the British EIC initially, but later on he decided to resist against the British। और फिर मीर कासिम ने, एक टाइम आया कि मीर कासिम fought against the British in the battle of बक्सर। अच्छा, अब तुम लोग जरा मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि सर ये जो मीर कासिम था ये कौन था? कुछ बुक्स में आया है, हिस्ट्री की बुक्स में, कि ही वॉज द सन ऑफ मीर जाफर, और कुछ जगहों पे आया है ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। सही है, तो दोनों वर्जन एक्सेप्टेबल है। आप लोग सन ऑफ मीर जाफर लिख देना, ज्यादा अप्रोप्रिएट है। मीर कासिम मीर जाफर का बेटा था। ब्रिटिश ने उसको बंगाल का न्यू नवाब बना दिया था। इनिशियली ही वॉज लाइक हिज फादर, ही वॉज द पपेट ऑफ ईआईसी। लेकिन बाद में उसने रियलाइज किया कि मेरे लोग मुझसे खुश नहीं है, एंड ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है। तो अब जो हम बैटल डिस्कस कर रहे हैं, वो कौन सी बैटल डिस्कस कर रहे हैं, मैं तुम लोग को जरा बता दूं। Now, what we are discussing at the moment is we are discussing the Battle of Buxar for a 4 mark आंसर। ठीक है। तो ये तुम लोग अपने माइंड में ये सारे इवेंट्स रखना, ये सारे टॉपिक्स रखना, ताकि तुम लोग को अंदाजा हो कि हम डिस्कशन किस चीज की कर रहे हैं। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स बैटल ऑफ बक्सर। ओके। नाउ बैटल ऑफ बक्सर क्या थी, इसको हम जरा डिस्कस करते हैं। कंसंट्रेशन के साथ तुम लोगों ने स्क्रीन पे देखना है। अ वेरी सिंपल बैटल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं और आराम से एग्जाम्स में हमारे पास क्वेश्चन आता है। व्हाट वाज द बैटल ऑफ बक्सर? आप लोगों को जितना मैं डिस्कस करूंगा इतना लिखोगे, आप लोगों को 4 on 4 मिल जाएंगे। चलो हम डिस्कस करते हैं जरा बैटल ऑफ बक्सर फॉर 4 mark आंसर। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन अक्टूबर 1764। बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई? अक्टूबर 1764 में। किसके बीच में? हु वर द ओपोनेंट्स? ओपोनेंट जरा हम देखते हैं। बिटवीन द एलाइड फोर्सेस। एलाइड फोर्सेस का मतलब क्या होता है? कंबाइंड फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस कंबाइंड थी? किन फोर्सेस ने हैंड्स ज्वाइन करे थे एक दूसरे के साथ मिलकर, वो लड़ रही थी? बिटवीन द एलाइड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम। मीर कासिम की आर्मी थी, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल। सेकंड आर्मी थी शुजाउद्दौला, हु वाज द नवाब ऑफ ऊद। और थर्ड आर्मी थी मुगल एम्परर शाह आलम टू। तो ये जो मुस्लिम आर्मी थी, मुस्लिम आर्मी, इसका एक ग्रुप था मीर कासिम जिसको हेड कर रहा था, दूसरे ग्रुप को शुजाउद्दौला हेड कर रहा था, और जो मुस्लिम आर्मी का थर्ड ग्रुप था इसको मुगल एम्परर शाह आलम टू हेड कर रहा था। ये मुस्लिम आर्मी के 3 ग्रुप्स थे जो मिल गए थे। और ये किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस हेडेड बाय हेक्टर मनरो। इनकी लड़ाई हो रही थी किसके साथ? ईआईसी की फोर्सेस के साथ, जिसको लीड कर रहा था, कमांड कर रहा था हेक्टर मनरो। ठीक है।
तो बैटल ऑफ बुक्सर में दो ओपोनेंट्स हैं। एक तरफ ऑन वन साइड इट वाज द कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू। इन तीनों का एक ग्रुप बन गया। ये तीनों ग्रुप्स मिलकर वन आर्मी बन गए एंड दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द ईआईसी फोर्सेस, ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस, हेडेड बाय हेक्टर मनरो। ओके, ये तो हमें ओपोनेंट्स आ गए समझ में। मूविंग फॉरवर्ड, हुआ क्या इस बैटल में ये हम जरा देखते हैं। 40,000 ट्रूप्स ऑफ द एलाइड फोर्सेस, जो मुस्लिम आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्मी थी। कितने ट्रूप्स थे उसके? 40,000 ट्रूप्स थे। सही है, कितने ट्रूप्स थे? 40,000 ट्रूप्स थे मुस्लिम आर्मी के। 40,000 ट्रूप्स ऑफ द एलाइड फोर्सेस, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम, इनकी आर्मी में 40,000 सोल्जर्स थे। वर डिफीटेड बाय 10,000 ट्रूप्स ऑफ द ईआईसी। इनको ईआईसी के 10,000 ट्रूप्स ने हरा दिया। मतलब यार सरप्राइजिंग बात है, एस्टोनिशिंग है कि मुस्लिम आर्मी बहुत बड़ी आर्मी थी। इट कंप्राइज्ड ऑफ 40,000 सोल्जर्स, बट इट वाज डिफीटेड बाय अ कंपैरेटिवली स्मॉलर आर्मी ऑफ 10,000 ट्रूप्स। सर, मुस्लिम आर्मी क्यों हारी? अब जरा हम देखते हैं मुस्लिम आर्मी क्यों हारी। व्हाट वर द रीजंस? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो मुस्लिम आर्मी थी ना, ये आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं थी। सही है, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये था कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब ये था कि मीर कासिम अलग स्ट्रेटजी के साथ लड़ रहे, शुजाउद्दौला अलग स्ट्रेटजी के साथ लड़ रहे, शाह आलम अलग स्ट्रेटजी के साथ लड़ रहे। इनमें आपस में कोई लिंक और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। एक रीजन ये बना डिफीट का। दूसरा रीजन क्या बना? एंड पुअर वेपनरी। और जो मुस्लिम आर्मी थी उसके पास पुअर आउटडेटेड वेपन्स थे, आउटडेटेड वेपन्स। जबकि ईआईसी के पास मॉडर्न वेपन्स थे। सही है। तो मुस्लिम आर्मी के हारने की ये दो रीजंस आपको नजर आ रही हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं थे। दूसरा पुअर वेपनरी, मुस्लिम आर्मी के पास आउटडेटेड पुअर वेपन्स थे जिसकी वजह से वो हार गए। एंड अनफॉर्चुनेटली ईआईसी अगेन टर्न्ड आउट टू बी विक्टोरियस। अच्छा, नाउ अब हम जरा बात करते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर का इम्पैक्ट क्या था। ईआईसी को क्या बेनिफिट हुआ बैटल ऑफ बक्सर में सक्सेस का? अब हम जरा देखते हैं इम्पैक्ट पे। द सक्सेस इन बक्सर फर्दर एक्सपेंडेड ब्रिटिश कंट्रोल टू बिहार एंड उड़ीसा। अब तुम्हें ये क्या बता रहे हैं, बैटल ऑफ बक्सर में जब ईआईसी को सक्सेस मिली तो ईआईसी का रूल फर्दर एक्सपेंड हो गया। अच्छा, अब जरा इस बात को गौर से समझना है, इसका मतलब क्या है फर्दर एक्सपेंड हो गया? तुम लोग जरा मुझे एक बात सोच के बताओ। बैटल ऑफ प्लासे में ब्रिटिश को किस एरिया का कंट्रोल मिला था? बैटल ऑफ प्लासे में ब्रिटिश ईआईसी को किस प्रोविंस का कंट्रोल मिला था? सिराजुद्दौला को जो डिफीट किया था ब्रिटिश ईआईसी ने, तो कौन सा प्रोविंस ईआईसी के कंट्रोल में आया था? इट वाज बंगाल। बंगाल का प्रोविंस था। परफेक्ट, जबरदस्त। ओके। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश का रूल फर्दर एक्सपेंड हुआ टू अदर प्रोविंसेस ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बिहार एंड ओडिशा। तो अब तुम लोग ये देख रहे हो कि ब्रिटिश का कंट्रोल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश ने ऑलमोस्ट इंडिया के पूरे ईस्ट को कैप्चर कर लिया। इंडिया के पूरे ईस्ट को कैप्चर कर लिया। बंगाल को कैप्चर करा, बिहार को कैप्चर करा, उड़ीसा को कैप्चर करा। ठीक है। तो दिस बैटल अगेन टर्न्ड आउट टू बी अ सक्सेस फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देयर रूल फर्दर एक्सपेंडेड। एक बात ये हो गई। दूसरा फायदा क्या हुआ ब्रिटिश ईआईसी को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा फायदा,
एंड द ब्रिटिश ईआईसी अंडर रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश ईआईसी का हेड कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। अंडर द, मतलब समझो कि अंडर द सुपरविजन ऑफ, अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश ईआईसी को दीवानी का राइट मिल गया। दीवानी, व्हाट वाज दीवानी? दीवानी कहते हैं टैक्स कलेक्शन को। बिफोर द बैटल ऑफ बक्सर जो भी टैक्स कलेक्ट होता था इंडिया के अंदर, वो किसके कंट्रोल में था? वो कंट्रोल में था मुगल्स के। शाह आलम टू के कंट्रोल में था, जो मुगल बादशाह था। टैक्स का पैसा उसके पास आता था। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में जब मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू, जब इनको डिफीट हुई, शाह आलम कौन था? मुगल एम्परर था। तो ब्रिटिश ईआईसी को एक और क्या फायदा हुआ? ब्रिटिश ईआईसी को दीवानी का राइट मिल गया, कंट्रोल मिल गया। दीवानी किसको कहते हैं? टैक्स कलेक्शन। अब जरा तुम मुझे एक बात ये बताना कि टैक्स कलेक्शन का राइट मुगल से ईआईसी को मिल गया, किसकी पावर इंक्रीज हो रही है और किसकी पावर डिक्रीज हो रही है? किसकी पावर इंक्रीज हो रही है, किसकी पावर डिक्रीज हो रही है? सर ईआईसी की पावर इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है ईआईसी की पावर सर? उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो गई। इंडिया में एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए था, ईआईसी के पास अब टैक्स का पैसा आना शुरू हो गया, उनको टैक्स कलेक्शन का राइट मिल गया। और मुगल्स बेचारे कमजोर हो गए, वीक हो गए, अब उनके पास कोई टैक्स का पैसा नहीं आ रहा था। तो तुम्हें यह पता चल रहा है कि बैटल ऑफ बक्सर की वजह से मुगल्स और ज्यादा वीक हो गए। अब मुगल्स बेचारों के पास टैक्स का पैसा भी नहीं आ रहा था, टैक्स का पैसा सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ रहा था। तो बैटल ऑफ बक्सर के ब्रिटिश ईआईसी को दो फायदे हुए। एक तो ब्रिटिश रूल फर्दर एक्सपेंड हुआ इंडिया के ईस्ट में, बिहार एंड ओडिशा में। और दूसरा, ब्रिटिश ईआईसी को टैक्स कलेक्शन का राइट मिल गया। सारा टैक्स का पैसा किसके पास आना शुरू हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आना शुरू हो गया। इट स्ट्रेंथेंड ईआईसी फाइनेंशियल पोजीशन। इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो गई और उनके लिए इंडिया में एक्सपेंड करना इजी हो गया। सही है, ओके। अब तुम लोग जरा छोटा सा एक काम करो जल्दी से, बैटल ऑफ बक्सर को एक दफा खुद रीड करो, गो थ्रू करो क्विकली, जल्दी से, बी क्विक। आसान सी बैटल है, 4 मार्क की आती है, मैंने तुम लोग को समझा दी है। अच्छा, अब जरा एक बात और समझना। मैं जरा तुम लोगों को ना, ये जो दीवानी टैक्स कलेक्शन का राइट था, इसकी एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। सिर्फ समझेंगे अभी उस पिक्चर को। अभी मेरा काम आपको पिक्टोरियल सोर्स करवाना नहीं है। वी विल बी डिस्कसिंग पिक्टोरियल सोर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेक्शन 1। मैं आप लोग को उसकी पिक्टोरियल सोर्सेस करवा दूंगा। इधर जरा, ओके। ये तुम्हें पिक्टोरियल सोर्स नजर आ रही है, बैटल ऑफ बक्सर। अगर मैं एरो बना के तुम लोगों से पर्सनैलिटीज के नाम पूछूं, तो तुम लोग क्या मुझे उनके नाम बता सकते हो? ये पर्सनैलिटी कौन है जिधर से मैंने एरो बनाया है? हु इज दिस पर्सनैलिटी? ये तुम्हें मुगल्स का दरबार नजर आ रहा है। हु इज दिस पर्सनैलिटी? दिस इज रॉबर्ट क्लाइव। परफेक्ट, क्या बात है अब्दुल्ला। दिस इज रॉबर्ट क्लाइव। ओके। हु इज दिस पर्सनैलिटी जिससे मैंने एरो बनाया है? दिस इज शाह आलम द सेकेंड। शाह आलम टू, ये मुगल एम्परर था। ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद की कहानी है। सही है। और ये इसके हाथ में है क्या? ये डॉक्यूमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डॉक्यूमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट ऑफ दीवानी। वेरी गुड।
इज एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट? क्या आप सबको ये बात समझ में आ रही है पिक्टोरियल सोर्स के अंदर? सही है, परफेक्ट। तो आई होप आप लोगों को बैटल ऑफ बक्सर समझ में आ गई होगी। आप लोगों को इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद के जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। अ कंपैरेटिवली वेरी इजी बैटल। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक जरा 7 मार्क के क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तुम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज कंसंट्रेशन के साथ बैठना, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इजी। अब मैं एक सवाल पे आ रहा हूँ और तुम लोगों से मैं उसका जवाब पूछूंगा। आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन ओवर हियर। Abdullah, we will do it in the upcoming classes. First, we are discussing all the important events. जो चीज़ें पास्ट पेपर्स में अभी तक नहीं पूछी गई हैं उनको मैंने अभी साइड पे रखा हुआ है। वी आर डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस एट द मोमेंट जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ अ 7 मार्क। द क्वेश्चन सेज व्हाई वाज रॉबर्ट क्लाइव अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एग्जामिनर कह रहा है बताओ, ईआईसी ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल क्यों बनाया? आप लोग का जवाब क्या होगा? 7 मार्क का क्वेश्चन है, तो हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेरे मुंह से निकल गया, ईआईसी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको क्यों गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया? वेरी गुड। तो जबरदस्त। आप फर्स्ट पैरा में बैटल ऑफ प्लासे में रॉबर्ट क्लाइव का रोल मेंशन करोगे। सही है, रॉबर्ट क्लाइव का रोल मेंशन करोगे कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को ब्राइब किया था, फिर बारिश हो गई थी, ही वॉज एबल टू सिक्योर हिज वेपन्स। सही है, बिल्कुल। और आप सेकंड पैरा में बैटल ऑफ बक्सर को डिस्कस करोगे, रॉबर्ट क्लाइव का रोल। और जाहिर सी बात है इसमें रॉबर्ट क्लाइव की वजह से ब्रिटिश ईआईसी को दीवानी का राइट मिला था। तो आप लोगों को इन दोनों सक्सेसेस को डिस्कस करना है। प्लस तुम लोग रॉबर्ट क्लाइव के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के बारे में भी लिख सकते हो, लेकिन दो मेजर पैराज आपको ये बनाने होंगे और इसमें आपको रॉबर्ट क्लाइव के रोल को हाईलाइट करना होगा, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईआईसी ने डिसाइड किया कि वो रॉबर्ट क्लाइव को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट करेगी। ठीक है, क्या इधर तक बैटल ऑफ बक्सर सब समझ में आ गया? जल्दी से मुझे जरा रिस्पॉन्ड कर दो प्लीज। इज एवरीवन डन?